नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का, भाई बहनों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई या तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं। एक बार फिर से सभी लोग जुड़ जाइए और आ चुके हैं हम क्रिया पार्ट 4 के एक अंतिम अध्याय में। और आशा करता हूँ कि क्रिया का जो ये 3 अध्याय चला है, यानी क्रिया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कुछ भी उसमें मेरे द्वारा पढ़ाया और सिखाया गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे, समझे होंगे और क्रिया को लेकर आप एक अच्छा समझ स्थापित कर चुके होंगे अपने मस्तिष्क के अंदर। एक बड़े पैमाने पर क्रिया को लेकर आप बातें सोच पा रहे होंगे। तो इसी अध्याय में, इसी कड़ी में आज हम क्रिया पार्ट 4 लेके आए हैं। और मैंने लिख दिया था, मैंने क्या पूर्व की क्लास में पढ़ा है, क्रिया पार्ट 3 में मैंने क्या पढ़ा था, ये सारी चीज मैंने व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दी है। और क्रिया पार्ट 3 में हमने एक तरीके से अंतिम अध्याय हमने उसमें छेड़ दिया था, उसमें शुरुआत कर दी थी और कुछ चीजें बच गई थी, इसलिए हमें क्रिया पार्ट 4 लाना पड़ा। और हमने, याद है आपको मित्र, कि हम संज्ञा से शुरुआत की थी, संज्ञा पढ़े, हमने सर्वनाम पढ़ा और आज हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया भी बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ भी वर्तमान में अब सिखाया जा रहा है, आप पढ़ाया जा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, उसे सीख पा रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मित्र। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं, सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। आइए देखते हैं कि हम क्या शुरू किए थे, क्या हमने क्रिया पार्ट 3 में पढ़ा था, है ना। तो हमने क्रिया का अंतिम टॉपिक छेड़ा था, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से एक सवाल बनता है मित्र कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बोलेंगे? आपका जवाब होना चाहिए 6। बोलेंगे भैया बताए थे आप 6। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं मित्र? 6 होते हैं। अगर आपसे पेपर में ये पूछे, स्टेट एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के किसी पेपर में पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो मित्र उस समय आप बताएंगे 2, जो कि मैंने आपको क्रिया पार्ट 2 में शायद बताया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। चलिए आ जाइए। तो हमने प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने सामान्य क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया। ठीक है, और हम क्रिया पार्ट 3 में यही 3 क्रिया का भेद पढ़ते पढ़ते हमने क्रिया पार्ट 3 का क्लास का क्या किया था, समापन किया था। आज के अध्याय में, यानी क्रिया पार्ट 4 के अध्याय में, आज हम नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रिदन क्रिया पढ़ते हुए आज क्रिया पार्ट 4 को समापन करेंगे। इस चैप्टर को, इस अध्याय को आज हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जब खत्म हो जाएगा तो क्रिया को लेकर जो कुछ भी आपके मन में शंकाएं होंगी पहले से, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस क्लास के माध्यम से क्रिया को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई संदेह है तो ये मैं वादा करता हूँ आपसे, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि क्रिया को लेकर इस क्लास करने के बाद, यानी आप क्रिया जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, क्रिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जरा सा भी आप गंभीरता से देखे होंगे मेरे क्लास को, तो क्रिया को लेकर जो कुछ भी आपके मन में संदेह होगा वो खत्म हो जाएगा, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे और क्रिदन क्रिया पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सामान्य क्रिया भी पढ़ा था, जाना था सामान्य क्रिया क्या होता है। जब वाक्य में एक क्रिया हो, पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे कार्य का होना पाया जाए, जैसे वह चाय पीकर चला गया, वह चाय पीकर चला गया, उसने पहले चाय पिया और फिर जाने का काम किया। संयुक्त क्रिया में हमने क्या पढ़ा था मित्र? संयुक्त क्रिया में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था संयुक्त क्रिया में कि जब किसी एक कार्य हो तो 2 क्रियापदों का प्रयोग किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने संयुक्त क्रिया को भी सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रिदन क्रिया पढ़ते हुए आज हम क्रिया को समापन करेंगे बहुत ही पूर्ण रूप से। तो चलिए आ जाइए, एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाऊंगा और नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रिदन क्रिया को भी हम खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए इस क्लास से, ताकि आप क्रिया पार्ट 4 को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, जितना स्पेस मिलेगा उतना ही मैं अच्छे से आपको लिख के समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, नाम धातु क्रिया लिखेंगे मित्र, नाम धातु क्रिया। क्या होता है नाम धातु क्रिया? ठीक है, आइए लिखते हैं उसकी परिभाषा, उसके बाद मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि वह क्रिया, या फिर ऐसे लिखते हैं, चलिए, संज्ञा सर्वनाम या
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों, लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों से बनने, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों से बनने वाली क्रियाएं, लिखेंगे बनने वाली क्रियाएं नाम, एक मिनट, बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। देखते हैं मैंने परिभाषा में, नाम धातु की परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब जरा मित्र मेरे एक बात को सुनिए, हमने अब तक क्रिया में क्या पढ़ा था? हमने अब तक क्रिया में यही ना पढ़ा था कि हमने अब तक क्रिया में क्रिया का निर्माण पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था क्रिया का निर्माण हम कैसे करते हैं? मूल धातु से करते हैं। हमने क्रिया को कैसे पढ़ा था? मूल धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तो क्रिया का निर्माण होता है। तो हमने मित्र अब तक क्रिया में यही तो पढ़ा था कि मूल धातु से हम क्रिया को बनाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं हस क्या है? एक मूल धातु है, और जब हस में मैं ना जोड़ूंगा, जब मैं ना जोड़ूंगा तो एक क्रिया बन जाएगा। मित्र क्रिया में हम अब तक ये पढ़ते आ रहे थे कि क्रिया का निर्माण मूल धातु की सहायता से होता है, लेकिन जब बात आ जाए नाम धातु क्रिया की तो यहाँ पे क्रिया मूल धातु की सहायता से नहीं बनती है मित्र, बल्कि संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण जैसे शब्दों से हम क्या बनाते हैं? नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? नाम धातु क्रिया क्या होता है? जो क्रियाएं संज्ञा के माध्यम से बनी, जो क्रियाएं सर्वनाम के माध्यम से बनी, जो क्रियाएं विशेषण के माध्यम से बनी, वही हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। और इसके पूर्व में हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हम बात करें, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि क्रिया कैसे बनता है? मूल धातु से बनता है। लेकिन जब बात नाम धातु क्रिया पे आ जाए, जब बात अब नाम धातु की क्रिया की जाए, तो नाम धातु क्रिया में क्रियाएं बनती है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बनाऊंगा, आपको मैं क्रिया बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैं कुछ संज्ञा के शब्द लेता हूं, है ना? मैं कुछ संज्ञा के शब्द लेता हूं, देखते हैं। मैं कुछ संज्ञा के शब्द लेता हूं आपके, ठीक है? मैं कुछ संज्ञा के शब्द लेता हूं और देखते हैं संज्ञा के शब्द से। जैसे मैं एक संज्ञा के शब्द से एक लेता हूं, जैसे बता दे क्या ले सकते हैं? देख सकते हैं हाथ कौन सी संज्ञा बताइएगा मित्र? मैंने क्या बताया था आपको? हाथ कौन सी संज्ञा है? हाथ एक जातिवाचक संज्ञा है। अब हाथ से कौन सा संज्ञा बनेगा बताइए? और सॉरी, हाथ एक संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द से हम कौन सी क्रिया बना सकते हैं? हथियाना। कौन सी क्रिया बनेगी? हथियाना। ठीक है, बात एक लिख सकते हैं। बात क्या है? बात बोलेंगे एक भाववाचक संज्ञा है, और बात से कौन सी क्रिया बनेगी मित्र बताइए? बतियाना बन सकता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल बन सकता है। बतियाना क्या हुआ? बतियाना एक कार्य तो है, हथियाना एक कार्य तो, किसी पे कब्जा कर लेना एक कार्य ही तो है ना? और क्या लिख सकते हैं आप? शर्म भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया शर्म भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। और शर्म से क्या बनेगा? शर्माना। यानी एक चीज मित्र क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? इसमें याना आ रहा है, यहाँ पे आना आ रहा है, तो आप कहीं पे हेडिंग डाल के लिख दीजिए, ऐसे पॉइंट आउट करके लिख दीजिए कि देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे जब हम संज्ञा शब्द से क्रिया बनाए, जब मैंने संज्ञा शब्द से आपको क्रिया बनाना सिखाया, तो हाथ मैंने एक जातिवाचक संज्ञा लिया और हाथ से मैंने क्रिया बनाया। हाथ से कौन सी क्रिया बना? ये हथियाना बना, है ना? बात से कौन सा क्रिया बना? बतियाना बना। शर्म से कौन सा क्रिया बना? शर्माना क्रिया बना। मित्र आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे याना आया है, यहाँ पे क्या आया है? याना आया है। यहाँ पर भी क्या आया है? याना आया है। यहाँ पे क्या आया है? आना आया है। यानी इस बात से हम क्या समझे? इतनी सी बात से हम क्या समझ पा रहे हैं? आप एक जगह कहीं नोटिस कर लो कि नाम धातु क्रिया में देखेंगे, नाम धातु क्रिया का निर्माण, इतना आप लिख ली। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे होता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण याना
याना और आना, याना और आना प्रत्यय का प्रयोग करके बनता है। बनाए भी हमने मित्र बनाया भी। तो नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे होता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण याना और आना प्रत्यय का प्रयोग करके होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के आखिरी में लगता है, जैसे हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा है और फिर हाथ संज्ञा शब्द से हमने क्या बनाया? हथियाना क्रिया बनाया। और हथियाना क्रिया क्या है मित्र? ये नाम धातु क्रिया है ना। बतियाना, शर्माना। और आप क्या ले सकते हैं मित्र? और आप लीजिए जैसे और क्या हो सकता है बताइएगा? जैसे आपका हो सकता है लाठी। लाठी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब लाठी से आप क्या बना सकते हैं? याद रखिए याना और आना प्रत्यय का प्रयोग करके केवल नाम धातु क्रिया बन सकती है। ठीक है, तो एक लठियाना क्या हो सकता है? क्रिया बन सकता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल बन सकता है। लठियाना क्या हो गया? लठियाना यानी आप उसको किसी को लाठी से मार दिए तो उसी को हम कहते हैं लठिया दिए। ठीक है, तो लठियाना भी क्या हो गया हमारा? एक मित्र क्रिया ही तो हो गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्रिया का निर्माण किया, नाम धातु क्रिया का निर्माण किया। किसकी मदद से? संज्ञा की मदद से। लेकिन हमारी परिभाषा में क्या कह रहा है? तीन चीजों की सहायता से हम नाम धातु क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। संज्ञा शब्द से हमने बना लिया, बनाएंगे हम सर्वनाम शब्द से। एक सर्वनाम शब्द आपका है अपना। अपना क्या है मित्र? एक सर्वनाम शब्द है। अपना क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। अब अपना से आप कौन सा क्रिया बना सकते हैं मित्र? जरा सोचिए, जरा मस्तिष्क पे जोर डालिए और अपना से आप कोई अगर क्रिया आपको शब्द बनाना हो तो कौन सा आप क्रिया बना सकते हैं? तो अपना से क्या आप अपनाना नहीं बना सकते? अपनाना, किसी को अपना लिया, अपनाने का आपने कार्य किया, उसको स्वीकार करने का आपने कार्य किया, एक कार्य तो किया। तो अपना क्या है? एक सर्वनाम है और सर्वनाम से हमने देखिए यहाँ पे एक क्रिया बनाना सीख लिया। और मित्र नाम धातु आप याद रखिए, नाम धातु में हम जितनी भी क्रियाएं बनाएंगे याना और आना प्रत्यय का प्रयोग करके ही बनाएंगे। हमने संज्ञा से अभी बना लिया क्रिया, हमने सर्वनाम से बना लिया। अब हम कुछ विशेषण के शब्द लेते हैं। अब जैसे इस अध्याय के बाद जब क्रिया का समापन होगा तब मैं विशेषण ही पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा अभी के लिए मान लीजिए कि आपको विशेषण के बारे में कोई जानकारी अभी आप नहीं है, तो बस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा आप समझते हुए चलिए। जब मैं आपको विशेषण अध्याय पढ़ाऊंगा तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से मुझसे विशेषण सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं जगह लेना चाहूंगा, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। ठीक है, इतना आप देख लीजिए ताकि मैं विशेषण शब्द से आपको संज्ञा बनाना सिखा पाऊँ। ठीक है, और जरा बता दे रहा हूँ विशेषण होता क्या है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, लंगड़ा। क्या लिया मैंने? लंगड़ा क्या आ गया? अगर मैं लिख दूं आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है बताइए? आदमी, लंगड़ा आदमी। आप इन दो शब्दों से आप क्या समझ पा रहे हैं? आदमी कैसा है, लंगड़ा है। यानी आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है? आदमी कैसा है? लंगड़ा है। आदमी के बारे में जो बताया जाए, आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है मित्र? कि आदमी कैसा है? लंगड़ा है। यही होता है विशेषण। अभी के लिए जानिए, यही होता है विशेषण। क्या होता है? यही होता है विशेषण। जैसे मैंने लिखा गर्म पानी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? गर्म पानी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की विशेषता क्या है? पानी क्या है? पानी गर्म है, ठंडा है, नरम, कैसा? बोलेंगे भैया आप तो बता रहे हैं पानी गर्म है, तो पानी की विशेषता क्या हुई? गर्म हुई। यही हमारा विशेषण होता है। इतना आप जानिए, अभी के लिए आप विशेषण से इतना जानिए। तो अब हमें विशेषण से क्रिया बनाना है, विशेषण से हमें क्रिया बनाना है। जो विशेषण से क्रिया बनेगा वही नाम धातु क्रिया कहलाएगा, है ना। तो अभी मैंने लंगड़ा लिखा था, मैंने इसी को लिखता हूं मैं, लंगड़ा। अब लंगड़ा से आपको क्रिया बनाना है ना। गर्म, ये भी क्या है? विशेषण शब्द है ना। ठंडा, ये भी क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगर इन विशेषण शब्दों को मैंने लिखा, इन विशेषण शब्दों से आपको क्रिया बनाना है। और मैंने अभी यहाँ पॉइंट करके लिखवाया था कि नाम धातु क्रिया का निर्माण याना और आना प्रत्यय का प्रयोग करके बनता है। अब लंगड़ा क्या है? लंगड़ा एक विशेषण शब्द। अगर आपको इससे क्रिया बनानी होगी तो आप बताइए लंगड़ाना लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, लंगड़ाना एक क्रिया होगी, लंगड़ाने का कार्य कर रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है। चलने का कार्य कैसे कर? लंगड़ा के चल रहा है वो। ठीक है, गर्म मित्र
अब गर्मियाना ना लिख देना, गर्मियाना कोई मित्र शब्द ही नहीं होता है ना। लंगड़ियाना मत लिख देना, जहां जैसा शब्द रहता है वहां वैसा हम उस प्रत्यय का प्रयोग करके उस क्रिया का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे याना याना लिखा है, कहीं कहीं आना भी मित्र मैंने लिखा है। मैंने बोला ना, नाम धातु क्रिया में याना और आना दोनों प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो आपको जरा अपनी मस्तिष्क से थोड़ा जोर डालना और वहां थोड़ा अपना सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए याना और आना प्रत्यय कहाँ होगा इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे लंगड़ा मैंने लिखा था विशेषण शब्द, इससे मैंने क्रिया बनाया लंगड़ाना। गर्म है गर्माना, है ना। ठंडा है ठंडाना, ये क्या बन गया, ये मित्र क्रिया बना कि नहीं। और क्या हो सकता है, और देखिए और क्या, जैसे अब जैसे मैंने ये संज्ञा शब्द लिया था, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाठी जातिवाचक संज्ञा लठियाना, हमने क्रिया बनाया। अपना मैंने एक सर्वनाम लिया, अपनाना मैंने बनाया। फिर मैंने कुछ विशेषण के शब्द लिए, ठीक है, लंगड़ाना, गर्माना, गर्म से हमने बनाया गर्माना, ठंडा से हमने बनाया ठंडाना। ये सब मित्र कौन सी क्रिया है, यही कहलाएंगी हमारी नाम धातु क्रिया। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आप मुझसे नाम धातु क्रिया सीखे होंगे, समझे होंगे। बताइएगा किसी प्रकार कोई शंका, अगर देखिए आपको कोई डाउट होता है, आपको कहीं किसी टॉपिक पे कोई चीज समझ में नहीं आती है मित्र, तो आप कमेंट क्या करिए। जेन्युइन कमेंट का जवाब मैं जरूर किसी न किसी अगले वीडियो में देता हुआ आपको जरूर मिलूंगा। लेकिन अगर कहीं आपको किसी प्रकार का कोई शंका हुआ करे मेरे किसी टॉपिक के पढ़ाने के दौरान, तो आप जेन्युइनली कमेंट किया करिए, ठीक है। तो चलिए नाम धातु क्रिया देख लीजिए। उम्मीद करता हूं मित्र कि नाम धातु क्रिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से मुझसे सीखे होंगे, जाने होंगे। और उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको अब नाम धातु क्रिया में किसी प्रकार का कोई शंका, किसी प्रकार का कोई डाउट पैदा नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए एक बार आप देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और क्रिया के अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से मुझसे आप नाम धातु क्रिया आप सीखे होंगे इस क्लास से, ठीक है। आ जाइए अपने अगले पार्ट की तरफ। और अगला पार्ट हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है मित्र, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने आपको शुरू में बताया था, है ना। जब वाक्य में कार्य लिखेंगे इसके बारे में। जब वाक्य में कार्य, ठीक है, जब वाक्य में कार्य किसी अन्य व्यक्ति, जब वाक्य में कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए। मित्र ये मैं आपको क्रिया का जब अध्याय शुरुआत किया था, जब मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने आपको शुरुआत में प्रेरणार्थक क्रिया बताया था। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप भी मैंने आपको बताए थे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी मैंने आपको बताया था। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगा, आना प्रत्यय का प्रयोग करके बनेगा। और मित्र द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कैसे होगा, वाना प्रत्यय का प्रयोग करके होगा। जैसे दौड़ एक मूल धातु है, दौड़ में जब हम, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दौड़ क्या है, एक मूल धातु है। इसमें जब हम ना जोड़ेंगे मित्र, इसमें हम जब ना जोड़ेंगे तो सबसे पहले मूल क्रिया का निर्माण होगा। इसमें जब हम आना जोड़ेंगे, दौड़ आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होगा। ये मित्र मैं आपको पहले बता दूं, जो डायरेक्ट बच्चा देख रहा होगा उसको तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, है ना। जो क्रिया के बारे में कुछ पहले से जानकारी रखता है अपने पास, उसको बेशक ये चीज समझ में आने वाली है, ठीक है। मैंने दौड़ लिखा एक मूल धातु, उसमें मैंने ना जोड़ा तो एक मूल क्रिया का निर्माण किया। अब उस मूल धातु में जब मैं आना प्रत्यय को जोड़ूंगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करूंगा। अब जब मैं उसी मूल धातु में जब मैं वाना प्रत्यय को जोड़ूंगा, यानी आना प्रत्यय किसकी पहचान है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या है, वाना, दौड़ वाना, दौड़ वाना। दौड़ एक मूल धातु, उस मूल धातु में जब हमने ना जोड़ा तो मूल क्रिया का निर्माण किया। और फिर उस दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। और दौड़ शब्द अगर आपसे पेपर में कैसे पूछेगा, दौड़ मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, दौड़ाना।
दौड़ आपसे पूछ सकता है कि दौड़ मूल धातु का द्वितीय परिणार्थक क्रिया क्या होगा, दौड़ाना। यानी मित्र हम इस बात से क्या सीखें कि प्रथम परिणार्थक क्रिया की पहचान क्या होगी कि इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होगा, और द्वितीय परिणार्थक क्रिया की पहचान क्या होगी, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल क्रिया है, ये हमारा मूल क्रिया है, क्योंकि हम जब मूल धातु में ना जोड़ते हैं तो मूल क्रिया का निर्माण होता है, और ये हमारा क्या है मित्र, मूल धातु है। इतनी बातें मैंने आपको क्रिया के शुरू के अध्याय में बता दिया था, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, ये समझने के पर्पज से था, ठीक है, इसे लिखना नहीं, अभी आप जान लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाए, चीजें याद आ जाए आपको, है ना। जब वाक्य में कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, ठीक है। परिणार्थक क्रिया बड़ा सिंपल सा है कि जब वाक्य में कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। अब देखिए इस उदाहरण में क्या हम देख पा रहे हैं, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। अब यहाँ पे राम क्या है, राम काम करवा रहा है किससे, श्याम से। कौन सा काम करवा रहा है, पत्र लिखवाने का कार्य करवा रहा है। अब वाक्य में परिणार्थक क्रिया के बारे में कहा क्या गया है, क्या कथन दिया गया है कि जब वाक्य में कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए। यहाँ पे राम स्वयं काम नहीं कर रहा है, राम श्याम से काम करवा रहा है, राम श्याम से काम करवा रहा है। अन्य उदाहरण लिखते हैं, जैसे माँ ने धोबी से लिखेंगे, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाया। अब ये भी उदाहरण हो सकता है परिणार्थक क्रिया का कि माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाने का कार्य किससे कर रही है, माँ धोबी से कर रही है। यहाँ पे कार्य स्वयं नहीं हो रहा। परिणार्थक क्रिया का मतलब ही होता है यही मित्र कि यहाँ पे कार्य करता नहीं करता है, बल्कि किसी और से करवाता है या फिर प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए। उस कार्य को मित्र प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। परिणार्थक क्रिया के बारे में हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करे या किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाए, वही हमारा परिणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण भी लिखा, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। क्या यहाँ पे राम काम कर रहा है, बोलेंगे नहीं भैया, यहाँ पे राम किससे काम करवा रहा है, श्याम से काम करवा रहा है। क्या काम कर रहा है कि श्याम से वह पत्र लिखवाने का काम कर रहा है। फिर हमने पढ़ा माँ ने धोबी से कपड़े धुलाया। अब यहाँ पे क्या माँ कपड़े धुल रही है, नहीं, बोलेंगे सिंपल सी बात है भैया, आप लिखिए माँ ने धोबी से कपड़े धुलाया। अब माँ जो है किससे कार्य करवा रही है, कपड़े धुलवाने का, धोबी से। तो बताइए अन्य व्यक्ति से कार्य हुआ कि नहीं। राम श्याम से पत्र लिखवा रहा है, बताइए अन्य व्यक्ति से कार्य हुआ कि नहीं। एकदम स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बोलेंगे समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया अब परिणार्थक क्रिया हमको अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से हम इसको सीख लिए हैं। देखेंगे कोई डाउट हो, ठीक है। आप भी उदाहरण बनाने का स्वयं से प्रयास करें मित्र, आप भी उदाहरण इसके बारे में बना पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा परिणार्थक क्रिया, देख लीजिए। किसी प्रकार कोई डाउट अगर इससे रिलेटेड हो तो इसको भी आप ग्रुप में आप कमेंट बॉक्स में इसका जो भी कोई डाउट होगा, है ना, आप मेंशन करिएगा, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जनरली उसका जवाब किसी न किसी अन्य वीडियो में देता हुआ आपको मिलूंगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े चलते हैं। क्रिया का आखिरी पार्ट यानी कृदंत क्रिया हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मित्र परिणार्थक क्रिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझे होंगे, सीखे होंगे। चलिए आ जाइए, आइए देखते हैं। आइए, छठा भेद हमने क्या लिखा था, कृदंत क्रिया। लिखते हैं इसके बारे में। वह क्रिया जिसमें, लिखेंगे वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग, नहीं होता है। मित्र
क्रिया हम पढ़ते थे, जब मैंने आपको बताया था क्रिया की पहचान क्या बताई थी कि क्रिया शब्द जो भी होगा उसके आखिरी में ना लगा होगा। अगर क्रिया का वास्तविक रूप होगा, मूल क्रिया होगा, हमने पढ़ा भी तो था क्रिया का निर्माण में कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, मूल धातु में जब ना जुड़ता है। लेकिन कृदंत क्रिया में कह रहा है वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है वही क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। यानी मित्र अब जैसे मैं लिखूं कि राम चलता है, राम चलता है। अब राम चलता है, राम चलने का कार्य तो कर रहा है, लेकिन इसमें ना नहीं आया क्या मित्र, इसमें ना आया कि ना, बोलेंगे नहीं भैया चलता में तो ता आया है ना। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब दौड़ता में कहीं ना आया क्या, एक मैं लिख रहा हूं दौड़ता है ना, और एक तरफ मैंने लिखा दौड़ना। समझिएगा मैं क्या बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। मूल धातु इसमें क्या है, दौड़ है, इसमें भी मूल धातु क्या है, दौड़ है। मूल धातु इसमें भी दौड़ है, मूल धातु इसमें भी दौड़ है। और हमने क्रिया में क्या पढ़ा था कि जब मूल धातु में ना लगता है तो क्रिया का निर्माण होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्रिया शब्द में ना लगा हुआ ही हमें मिले। अप्रत्यक्ष रूप से हमें ता जैसे प्रत्यय के रूप में भी हमें प्रयोग हुआ मिल सकता है। जैसे दौड़ता, दौड़ता से भी तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ वो दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो मित्र कृदंत क्रिया में हम यही पढ़ेंगे कि वह क्रिया जिसमें ना आए बल्कि ता जैसे प्रत्यय लगे और क्रिया बनाए। जैसे राम चलता है, वह हंसता है ना, राम दौड़ता है। इस प्रकार की क्रिया शब्द इसमें हम पढ़ेंगे। कृदंत क्रिया यानी वही क्रिया होगा जिसमें हमें जिसका प्रत्यय में हमें ना नहीं लगा होगा। ठीक है, वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए कुछ मूल धातु से हम उन क्रियाओं का निर्माण करते हैं जिसमें ना आए, ना प्रत्यय का प्रयोग किए बिना हम क्रिया का निर्माण करेंगे कृदंत क्रिया में। जैसे मैं लिखा दौड़, अभी मैं लिखा था दौड़, मैंने लिखा दौड़। दौड़ क्या है, एक मूल धातु है, और मूल धातु से ही तो हमने क्रिया बनाना सीखा था। अब तक पूरी क्रिया है, मूल धातु से तो हमने क्रिया बनाना सीखा था। तो दौड़ क्या है, एक मूल धातु है। लेकिन कृदंत क्रिया क्या कह रहा है कि जिसमें ना प्रत्यय का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दौड़ से अगर आपको कोई और क्रिया शब्द बनाना हो बिना ना का प्रयोग किए तो बताइए दौड़ता बना पाएंगे नहीं, बोलेंगे दौड़ता बना पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बना पाएंगे, है ना। दौड़ता है, हंस है, हंस क्या है, हंस भी एक क्या है, मूल धातु है। हंस भी क्या है, एक मूल धातु है। हंस से आप कौन सा क्रिया बना पाएंगे बिना ना का प्रयोग किए, तो बोलेगा हंस, बोलेंगे हंसेगा क्या है, एक क्रिया ही तो है। हंसेगा, वो हंसेगा है ना, हंसेगा, हंसेगी, हंसेगी। और क्या बना सकते हैं, हंसता है, हंसता, ये भी क्या है, एक क्रिया ही शब्द तो है, क्रिया ही शब्द तो है। हम पता चल पा रहा है कि नहीं, हंसेगा, हंसेगी, हंसता, है ना। दौड़ हो गया, क्या हंस हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, पढ़ भी क्या है, एक मूल धातु है। अगर आपको पढ़ मूल धातु से क्रिया बनाना हो बिना ना का प्रयोग करे तो क्या बना सकता है, क्या बना सकते हैं आप बताइएगा। पढ़ेगा, बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल बनेगा। और क्या हो सकता है, बनाइए मित्र, अभी बनाने का प्रयास करिए। पढ़ेगी, यानी एक बात क्या आप नोटिस कर रहे हैं, एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि इसमें ज्यादातर एगा और एगी जैसे शब्द इसमें आ रहे हैं। एगा और एगी जैसे शब्द इसमें आके बिना ना प्रत्यय का प्रयोग किए हुए क्रिया का निर्माण करे। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, हंसेगा, हंसेगी, दौड़ता है, दौड़ती है ना। दौड़ता है एक क्रिया शब्द आपका और बन सकता है, दौड़ती है ना। दौड़ती भी क्या है, एक क्रिया शब्द है। दौड़ती भी क्या है, एक क्रिया शब्द है। तो इस प्रकार से मित्र हम कृदंत क्रिया के अंतर्गत बिना ना का प्रत्यय प्रयोग किए हुए ता, एगा और एगी से हम क्रिया का निर्माण करेंगे। ता, एगा और एगी प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल होगा मूल धातु में, तब जाके हम कृदंत क्रिया का निर्माण करेंगे। और एक यही संपूर्ण वास्तविक जानकारी हो सकती है कृदंत क्रिया के बारे में। बताइएगा समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ मित्र बेहतरीन ढंग से आप कृदंत क्रिया को सीखे होंगे मित्र, पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, तो हमने कहां से शुरू किया था, हमने नाम धातु क्रिया से शुरू किया था। हमने नाम धातु क्रिया पढ़ा, फिर हमने प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा, फिर हमने
कृदन क्रिया पढ़ा और कृदन क्रिया हमारे क्रिया पार्ट 4 का मित्र अंतिम अध्याय, अंतिम टॉपिक रहने वाला है। और इसके बाद फिर हमें क्रिया पढ़ने का कुछ शेष नहीं है। सामान्य हिंदी के अनुसार देखा जाए तो बहुत अभी गहराइयां हैं क्रिया में। आप संयुक्त क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, है ना, लेकिन उतना हमें नहीं जाना। हमें सामान्य हिंदी का, हिंदी फाउंडेशन कोर्स में सामान्य हिंदी के सिलेबस है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपीपीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीट में सामान्य हिंदी के सिलेबस के अनुसार जितनी आपको पढ़ना चाहिए उतना ही कंटेंट मैं आपके चैप्टर वाइज लेके आता हूँ, उतना ही कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूँ अपने इस वीडियो, अपने इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्रिया पार्ट 4 में जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा, जो कुछ भी मित्र मेरे द्वारा सिखाया गया होगा, बेहतरीन ढंग से आप सीखे होंगे। बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, सीखे कि नहीं आज के क्लास से। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे और आज के बाद आप क्रिया को लेकर एक अच्छी समझ स्थापित आप कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब क्रिया के लेकर किसी भी मन में किसी प्रकार का कोई शंका होगा तो अब दूर हो गया होगा मित्र। इतना मैं आपसे उम्मीद करता, मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम क्रिया पार्ट 4 को, ये हमारा अंतिम क्लास रहने वाला है क्रिया अध्याय में। इसके बाद हम विशेषण अध्याय के साथ आपको हम नए क्लास में मिलेंगे। तब तक मित्र अपना ख्याल रखिए और निरंतर तैयारी करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफलता थोड़ा समय मांगता है। सफलता हमें थोड़ा समय मांगता है और उस समय के दौरान हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मित्र एक न एक दिन सफलता फिर हम सुनिश्चित कर पाते हैं, सफलता फिर हमारे हाथों में होती है। लेकिन सफलता से पहले एक त्याग मांगता है, एक लंबा समय मांगता है। उस लंबे समय में आपका संघर्ष मांगता है, आपकी मेहनत मांगती है। तो इसी प्रकार से मेहनत निरंतर करते रहिए मित्र, एक न एक दिन सफलता आप जरूर सुनिश्चित करेंगे, सफलता को प्राप्ति जरूर आप एक न एक दिन करेंगे। तो चलिए इसी इन शब्दों के साथ आज अपने क्रिया पार्ट 4 के इस अंतिम क्लास को मैं समापन की ओर लेके जाता हूं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।